Hello students, good afternoon to you all. Students, today's topic is collisions. What are collisions and how many type of collisions takes place? तो बच्चों, हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि collision क्या होता है और collision के कितने टाइप्स होते हैं। और आज मैं आपको collisions के जो टाइप्स हैं उससे रिलेटेड एक टाइप को हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज कोलिजन्स। कोलिजन्स, अब देखिए बच्चों, ये कोलिजन्स होता क्या है। तो कोलिजन का मतलब होता है टकराव। क्या मतलब होता है? टकराव। सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर अगर मैं गाड़ी की बात करूं और यहां पर दूसरी गाड़ी की बात करूं, तो बोलिए ये दोनों गाड़ियां आपस में कब टकराएंगी? ये दोनों गाड़ियां आपस में कब टकरा सकती है? सपोज ये U1 की स्पीड से चल रही है और ये U2 की स्पीड से चल रही है और इसी डायरेक्शन में दोनों गाड़ियां चल रही हैं। तो ये कब टकराएंगी? ये टकराएंगी जब ये पीछे से चलने वाली गाड़ी की स्पीड आगे से चलने वाली गाड़ी की स्पीड से ज्यादा होगी। मतलब अगर ये तेजी से चलेगी, सपोज ये 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और ये 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रही होगी, तो तब जाके इन दोनों गाड़ियों के बीच में टकराव हो सकता है। अब आप बोलेंगे कि इसकी साइड से निकल के चला जाएगा, वैसा नहीं। हम ये बोल रहे कि टकराने की बात करें, अगर ये गाड़ी इसको टक्कर मारना चाहिए तो इसका स्पीड ज्यादा होना चाहिए, पहली बात। लेकिन जब एक ही डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी कंडीशन ये हो सकता है कि ये गाड़ी यहां से 60 की स्पीड से जा रही है और वहां से क्या हो रहा है, वहां से गाड़ी भी आ रही है इधर और ये आ रही है आपके पास 30 की स्पीड से। अब देखिए, इसकी डायरेक्शन यहां और इसकी डायरेक्शन यहां, ये दोनों भी स्ट्राइक कर सकती हैं। यहां पर भी स्ट्राइक होंगी और यहां पर भी स्ट्राइक होंगी। तो देखिए, ये आ गया एक ही डायरेक्शन वाली, ये आ गया ऑपोजिट डायरेक्शन वाली बात। तो देखिए, बात ये है कि कोलिजन्स जो है, कोलिजन का मतलब क्या होता है? क्या फिजिकली टकराव होता है? तो ऐसा नहीं है। फिजिक्स सब्जेक्ट में हम लोग कोलिजन को बड़े प्यारे ढंग से पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि एक रियलिटी में हम क्या कहते हैं कि फिजिकल जो आपके पास स्ट्राइकिंग होगी, तो वो तो कोलिजन है ही है यार। रियलिटी में जब क्या होता है कि दोनों गाड़ियां आपस में टकरा जाएं, तो हम सारे क्या बोलते हैं कि हाँ गाड़ियां टकरा गई भाई, तो सही है, वो तो टकराव ही है। लेकिन फिजिक्स में हम क्या बोलते हैं कि अगर एक बॉडी ये चल रही है और इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, मतलब इसको यहां पर जाना है। अगर क्या हो, दूसरी बॉडी कोई हो, दूसरी बॉडी के क्या होने से, दूसरी बॉडी के प्रेजेंस से या दूसरी बॉडी के मोशन से, अगर इसके मोशन पर क्या हो, प्रभाव पड़े, मतलब पाथ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पाथ ऑफ मोशन, मतलब इसके रास्ते पर किसी दूसरे बॉडी का प्रभाव अगर हो जाए, तो उसका मतलब उसको भी क्या बोला जाएगा? कोलिजन। तो देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय कोलिजन? कोलिजन एक ऐसा टकराव होता है जिसमें फिजिकल टकराव भी आता है और एक ऐसी चीज भी होती है जिस चीज को हम ये कहते हैं कि दूसरे बॉडी के प्रेजेंस से अगर पहली बॉडी का जो पाथ ऑफ मोशन है उस पर कोई इफेक्ट हो, तब जाके भी कोलिजन होता है। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आपसे कोई पूछे कि कोलिजन के लिए क्या फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है, तो आप कहेंगे इट्स नॉट ट्रू। आपके पास फिजिकल कांटेक्ट हो तब तो बहुत बेस्ट बात है, लेकिन अगर फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा तो वहां पर भी कोलिजन होता है। अब आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी, आप सोच रहे होंगे कि कैसे कोलिजन होता है जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ टकराती नहीं है। तो देखिए, आपने 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी होगी जिसको हम कहते हैं अल्फा रे स्कैटरिंग। जो अर्नस्ट रदरफोर्ड ने, जो हमारे पास अर्नस्ट रदरफोर्ड साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको कहा जाता है
अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और उसमें उन्होंने एक थिन गोल्ड फॉइल लिया था, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर दे देंगे हम, 12th में भी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अल्फा रे स्कैटरिंग के लिए गोल्ड फॉइल लिया था, फिर बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स को यहां से बम्बार्ड किया था। तो बच्चों उसमें क्या होता था, ये अल्फा पार्टिकल्स जो थे ये डेविएट होते थे, ऐसे ऐसे डेविएट होते थे और कुछ क्रॉस कर जाते थे। लेकिन बच्चों रियलिटी में क्या ये जो अल्फा पार्टिकल थे, क्या ये न्यूक्लियस को टक्कर मारते थे क्या जाकर? नहीं, न्यूक्लियस को ये वाले अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस को फिजिकली स्ट्राइक नहीं करते थे। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में फिजिकल स्ट्राइकिंग नहीं हुई, पर तब भी इसके मोशन, जो पाथ ऑफ मोशन है उसमें चेंज आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि वहां पर भी कोलिजन हुआ, द कोलिजन इन बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस। तो शायद आपको अभी क्लियर हो गया होगा। तो मतलब हमने बोला सबसे बड़ी बात, कोलिजन क्या होता है? कोलिजन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द टू बॉडीज फिजिकली स्ट्राइक वन अनदर। देखिए एक चीज हो गई जिसमें दो बॉडीज एक दूसरे को फिजिकली स्ट्राइक करती हैं, और या द पाथ ऑफ द मोशन ऑफ वन बॉडी गेट्स अफेक्टेड बाय द अदर, या दूसरे की वजह से पहले की मोशन पर प्रभाव पड़े तो उसको भी हम क्या कहते हैं? कोलिजन कहते हैं। सॉरी एक सेकेंड, अब देखिए, अब मैं यहां पर क्या करता हूं, कोलिजन का सबसे पहले डेफिनेशन लिखता हूं और उसके बाद आपको बताता हूं कि कोलिजन कितने टाइप्स का होता है। बहुत आसान चीज है। कोलिजन का डेफिनेशन लिखते हैं। कोलिजन, इट इज said to be occur, आप अपना बना सकते हैं, मेन बात है समझ आना चाहिए। टू occur if the two bodies, if the two bodies physically strike one another, फिजिकली स्ट्राइक करती हैं, या when और सीधा लिख दीजिए, द पाथ ऑफ द मोशन of one gets affected by the other। बहुत आसान चीज है। देखिए रट्टा मत मारिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जिस तरीके से लिखना चाहें, पहले आपके जहन में ये चलना चाहिए कि कोलिजन होता है वो चीज जिसमें दो बॉडीज एक दूसरे को फिजिकली स्ट्राइक करती हैं, या एक बॉडी की मोशन, जो पाथ ऑफ द मोशन होता है वो दूसरी बॉडी की वजह से क्या होता है, अफेक्ट होता है। तो देखिए अब मैं कहता हूं कि सबसे पहले कोलिजन में स्टेजेस कितनी होती है, कितने टाइप्स की स्टेजेस होती है। तो यहां पर मैं लिखूंगा स्टेजेस ऑफ कोलिजन। कोलिजन में क्या क्या स्टेजेस होती हैं। तो देखिए अगर मैं एक बॉडी यहां पर रख रहा हूं, सपोज ये बॉल है, और यहां पर मैं बॉडी रख रहा हूं, ये बॉल नंबर ए है और ये बॉल नंबर बी है, और यहां पे इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। सबसे पहले इसका वेलोसिटी जो है u1 रख देता हूं इनिशियल वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी u2 रख देता हूं। तो क्या है, ये अभी स्टार्टिंग में चल रहे हैं, पहली बात। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, अभी आपको समझ आ जाएगा। ये ए बॉडी और ये कौन सी बॉडी, बी बॉडी, और दोनों बॉल हैं। तो यहां पर अब क्या होगा, एक दूसरा कंडीशन आ गया, m1 और m2, और यहां पर अब मैं तीसरा कंडीशन डाल रहा हूं, m1 और यहां पर m2, यहां पर v1 और यहां पर v2, बॉल नंबर ए, बॉल नंबर बी। तो देखिए बच्चों, कभी भी आपसे कोई पूछे कि कोलिजन के कितने स्टेजेस होते हैं, तो आप कहेंगे देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ कोलिजन। स्टेज नंबर फर्स्ट, ये स्टेज फर्स्ट है, ये सेकंड स्टेज है और ये थर्ड स्टेज है।
ये क्या चीज है, अब आपके जहन में ये चीज समझ आनी चाहिए कि ये स्टेजेस क्या है। मतलब ये स्टेज है बिफोर कोलिजन वाली, दिस इज द स्टेज फॉर बिफोर कोलिजन, मतलब अभी टकराव नहीं हुआ है। और ये है जब दोनों बॉडीज टकराव हो गए, मतलब टक करके मिल गए। यहां पर आ गया ड्यूरिंग कोलिजन, ये आ गया दूसरा वाला, और ये टकराने के बाद का स्टेज दैट इज आफ्टर कोलिजन। तो देखिए यहां पर मैंने तीन चीजें बोली। हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ द कोलिजन आर देयर? There are three stages of the collision. First one is before collision, second one is during collision, and third one is after collision. मतलब यहां पर दोनों बॉल्स दौड़ रहे थे और इसकी जो स्पीड थी ये 60 थी, 60 किलोमीटर्स पर आवर, और ये था 40 किलोमीटर्स पर आवर। अभी चल ही रहे थे, अभी इनके बीच में डिस्टेंस है, अभी ये टकराए नहीं है, मतलब बिफोर कोलिजन, अभी टकराव नहीं हुआ है। जब ये 60 ने इसको कवर कर दिया और ये आपस में इस तरीके से आ गए, तो यहां पर दोनों वो वक्त आ गया जब इनके बीच में टकराव हो गया, तो ड्यूरिंग वो वक्त, ड्यूरिंग कोलिजन। अब इस वक्त पे क्या होगा और इस वक्त पे क्या होगा, उसके बाद ये छूट गए एक दूसरे से, और ये वाली चीज आ गई आफ्टर कोलिजन। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, मासेस रिमेन सेम। सिंपल सी चीज है, मासेस जो होते हैं वो सेम होते हैं। पर बच्चों सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये है कि रियलिटी में जो ये कोलिजन की बात आती है, उस कोलिजन में जो हम टाइप्स देंगे, अभी मैं जो आपको टाइप्स दूंगा वो टाइप्स तो खाली आपको पढ़ने के लिए हैं, प्रैक्टिकली वो टाइप्स नहीं होती। मतलब प्रैक्टिकली हम देखा जाए तो उस तरीके से हम ऐसा नहीं देख सकते कि परफेक्ट वो ही काम हो रहा है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं आगे। तो पहली चीज स्टेजेस भी आपने पढ़ ली, उसके बाद बात आती है कि क्या चीज जो होती है इस प्रोसेस में कंजर्व रहती है और कौन सी चीज कंजर्व नहीं रहती। तो देखिए आप जानते हैं एक बहुत बड़ा फेमस रूल है, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, मतलब वो तो प्रूव होना चाहिए, मतलब एनर्जी, एनर्जी जो है वो क्या रहनी चाहिए, कंजर्व रहनी चाहिए। और दूसरा होता है मोमेंटम, दूसरा होता है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जो चीज है वो भी कंजर्व रहना चाहिए। अब देखिए बहुत ट्विस्ट आएगा यहां पर एक चीज, अभी मैं यहां पर टाइप्स लिखने वाला हूं। टाइप्स क्या, कोलिजन के बेसिकली मतलब हम क्या करते हैं, मेनली दो टाइप्स बोलते हैं, पर उसके अंदर ही हम एक तीसरा टाइप यूज कर देते हैं, कोई बात नहीं। यहां पर मैं लिख रहा हूं इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन। First one is elastic collision and second one is inelastic collision. एक इलास्टिक कोलिजन होता है और एक इनइलास्टिक कोलिजन होता है। तो अगर मैं तीसरा डालना चाहूं तो यहां पे लिख दूंगा परफेक्टली, परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक कोलिजन। तो मेनली दो ही तो टाइप्स हैं, ऐसे परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक भी तो बोल सकते हैं। देखिए अब ये दो टाइप्स हमारे कोलिजन की होती हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक। अब इलास्टिक में क्या होता है और इनइलास्टिक में क्या होता है, मैंने यहां पर कहा कि ये दोनों चीजें कंजर्व रहनी चाहिए। देखिए हमारे पास क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब भी हम कोलिजन्स को पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास जैसे ये फोर्सेस होती है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स आ गया, ग्रेविटी आ गया, इन सबको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। याद रख लीजिएगा, नेग्लेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारी इंपल्सिव फोर्स होती है, इंपल्सिव फोर्स, इंपल्सिव फोर्स जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है इनके कंपैरिजन में, और ज्यादा होती तो ये क्या हो जाएंगे, फिर नेग्लेक्ट हो जाएंगे। और हम किसकी बात करेंगे, एज वी नो दैट इंपल्सिव फोर्सेस की बात करेंगे तो वो मेजर केसेस में कौन सी होती है, इंटरनल फोर्सेस होती है। अगर वो इंटरनल फोर्सेस होती है तो हमारा मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा हर टाइप के कोलिजन में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रख लीजिए कि हमारे पास
जो मोमेंटम है वो हर टाइप के कोलिजन में कंजर्व रहेगा। मतलब इलास्टिक में भी कंजर्व रहेगा और इन इलास्टिक में भी कंजर्व रहेगा। मैं यहां पर इन दोनों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। देखिए आपने लिख दिया होगा एनर्जी और मोमेंटम। सबसे पहले तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं कि आपके पास ये स्टेजेस भी आपने लिख दिए होंगे, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या चीज होती है, मेन बात वो देख लीजिए। यहां पर इलास्टिक और यहां पर इन इलास्टिक। देखिए इलास्टिक में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो बॉडी है उस इस पूरे प्रोसेस में, इलास्टिक कोलिजन के प्रोसेस में बोथ एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व रहते हैं बच्चों, ठीक है। और यहां पर अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर क्या है, अरे भाई यहां पर भी सेम है, पर आप ध्यान दीजिएगा यहां पर एक चीज डिफरेंट आ रही होगी। आपने जो नए हैं, जिन्हें 12th में आ गए हैं जो बच्चे, वो सोच रहे होंगे कि ये तो गलत बोल दिया सेम। ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर देखिए पीछे मैंने क्या लिखा है, मैंने एनर्जी लिखा है, नॉट द काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर क्या आएगा, दूसरा पॉइंट देख लीजिए, यहां पर आएगा काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। मतलब अब मैंने क्या करा, मैंने एनर्जी तो बोला, पर एनर्जी का भी एक पर्टिकुलर टाइप लाया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसमें कंजर्व रहता है और इसमें वो चीज अलग हो जाती है। यहां पर इसका सेम और यहां पर आएगा काइनेटिक एनर्जी, यहां पर इज नॉट कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। अब आप सोच में पड़ गए कि यहां पर कंजर्व बोल दिया भाई, तो यहां पर क्यों नहीं बोला काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। तो देखिए बच्चों इसलिए नहीं कहा क्योंकि यहां पे आप सोच रहे होंगे कि फिर ये तो चीज फेल हो जाएगी कि एनर्जी कंजर्व है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जानते हैं एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होता है ना इसमें, इन इलास्टिक में, वो लॉस जो होता है वो कन्वर्ट होके कि दूसरी वाली एनर्जी का शक्ल ले गया होता है। सपोज मैं यहां पे एग्जांपल दे देता हूं। यहां पे एक बॉल है और यहां पे ग्राउंड है। यहां से हमने बॉल को फेंका यहां पर, तो बच्चों जैसे ये बॉल नीचे पड़ा तो ये ऊपर आएगा, ठीक है। ये ऊपर आके कंप्लीट इधर तो नहीं पहुंच पाता ना, ये यहां पर पहुंच गया, फिर उसके बाद यहां दोबारा गिर गया, फिर यहां पर पहुंच गया, फिर गिर गया, फिर यहां पर पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया और लास्ट पे यहां पे। तो बोले क्या कंडीशन है, एक ये वाली कंडीशन मैंने बोल दी और एक ये वाली कंडीशन मैंने बोल दी। यहां पर यहां से बॉल और सीधे वापस यहां पर, यहां से गिरा, यहां से यहां। तो बच्चों ये वाली कंडीशन क्या प्रैक्टिकली होती है क्या? प्रैक्टिकली आपने नोटिस किया कि बॉल जहां से फेंका और सीधे बॉल नीचे आके रिट्रेस करके वहां पे पहुंच जाए। इसका मतलब यहां पे नो लॉस ऑफ किसका, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहां पे कोई लॉस ही नहीं हुआ। और यहां पे ये बॉल यहां पे पहुंच गई होती तो इलास्टिक बन जाता, पर ये बॉल थोड़ी नीचे आई, इसका मतलब लॉस ऑफ किसका हो गया, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखिए इससे हम थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, मतलब माइन्यूट लेवल पर ये जो इलास्टिक कोलिजन है, ना तो इलास्टिक कोलिजन और ना तो इन इलास्टिक कोलिजन, ये सारी की सारी प्रैक्टिकली जो है बिल्कुल माइन्यूटली परफेक्ट वे में नहीं देखी जा सकती, पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि ये ज्यादातर हमारे डे टू डे लाइफ में देखी जाती है काइनेटिक एनर्जी, ये आपके पास इन इलास्टिक कोलिजन कैसे देखी जाती है, क्योंकि बॉल गिरता है तो हम नोटिस करते इधर आ रहा है, फिर इधर से नीचे आ रहा है, इधर से नीचे आ रहा है। लेकिन ये कहां पे देखोगे आप, ये आपके पास माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात है। और जैसे मैंने अल्फा स्कैटरिंग की बात आपको करी थी, तो इसी तरीके से यहां पर मैंने बोला कि ये वाली कंडीशन होती है और कोलिजन हो रहा है, बॉल का जमीन के साथ कोलिजन हो रहा है, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहां पर हो रही है। पर एनर्जी में तो बहुत सारी चीजें होती है ना, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, योर हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। तो इसका मतलब जब ये बॉल नीचे पड़ती है तो यहां पे ग्राउंड पे क्या होता है, धप, ग्राउंड पे नीचे आवाज आती है। इसका मतलब
आवाज जो आती है वो भी एक कौन सी एनर्जी है, साउंड एनर्जी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ काइनेटिक एनर्जी किस में बदल गई, साउंड एनर्जी में बदल गई, और लॉस हो गया काइनेटिक एनर्जी का। पर टोटल एनर्जी तो सेम रही ना, टोटल तो टोटल ही है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है वो साउंड एनर्जी, तो एनर्जी, साउंड एनर्जी इज आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैट्स व्हाई हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप एज यूजुअल आप ये बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ कोलिजन इन विच बोथ काइनेटिक एनर्जी, अब देखिए एनर्जी तो सिंपल सी बात है, इसको तो आप वायलेट कर नहीं सकते, इन विच बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन्स सेम, एंड इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, यहां पर सेम नहीं कंजर्व बोलेंगे, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड एंड काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। व्हाई नॉट कंजर्व्ड? बिकॉज देयर इज द लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विल बी टेकिंग प्लेस एंड दैट लॉस इज टोटली कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सवाल आता है व्हाई मोमेंटम नॉट, क्यों मोमेंटम नहीं? तो मैंने आपको अभी अभी बोला बिकॉज the impulsive force has the greater effect as compared to the other forces, that is the your force of gravity as compared to your frictional force। तो वो impulsive force is the internal forces। तो जो variation होता है, वो जो जब changes आती है kinetic energy के, वो बहुत minute होती हैं। तो minute होती है तो उसके लिए जो मोमेंटम होता है उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो मेन बात ये है, दो चीजों के लिए हमने ये चीज कर दी। अब थर्ड इज आर परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक, तो परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है, देखिए यहां पे भी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, तो इनइलास्टिक पे तो लॉस हो रहा है, अरे परफेक्टली तो कुछ ज्यादा ही लॉस होगा ना। इट मीन्स परफेक्टली इनइलास्टिक पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो होगा बहुत ज्यादा होगा, और बहुत ज्यादा के साथ साथ आप कैसे सोच सकते हैं बहुत ज्यादा हो सकता है? देखिए सपोज मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक गन है और मैंने उस पर बुलेट को शॉट कर दिया टाक करके। यहां पर क्या है, यहां पर एक वुडन ब्लॉक है और ये गोली यहां से आके यहां पर चली गई। बोलिए गोली का मास m1 और वुडन ब्लॉक का मास m2। अब क्या होता है कि गोली इसके अंदर चली गई और घुस गई इसके अंदर, एम्बेडेड, द बुलेट इज एम्बेडेड इन दिस वुडन ब्लॉक। अगर वो इसके अंदर घुस गई है तो बोलिए क्या m1 और m2 आफ्टर कोलिजन अलग हुए? नहीं हुए, वो एम्बेड कर गया है। इसका मतलब हमारे पास लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुआ है। अगर लॉस नहीं हुआ होता तो वो गोली उसके अंदर नहीं जाती। तो देखिए अब हमने ये कोशिश करी तीसरा आपको एक्सप्लेन करने की, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है। इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन वन बॉडी गेट्स एम्बेडेड इनटू द अनदर बॉडी। मतलब आफ्टर कोलिजन की बात करेंगे तो जैसे वहां पे एक बॉडी, दो बॉडी बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन के साथ ऐसे आ गया। आफ्टर कोलिजन ये एक ही बॉडी बनेगी, वन बॉडी हैविंग मास m1 एंड m2, दोनों को सम करके, छूटेंगी नहीं अलग। तो देखिए अब इन तीनों चीजों को मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है, अब इस टॉपिक पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको डायग्राम बना के देता हूं, और डायग्राम बनाने के बाद क्या करता हूं, वहां पे हम स्टेजेस के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वो आपके पास आगे भी मैं बोल दूंगा, लेकिन अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो इंक डाल देता हूं मैं। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। देखिए अब हम क्या करेंगे, कोलिजन को इलास्टिक रखेंगे। मतलब हमने क्या करना है कि दो बॉडीज लेनी है और दोनों की दोनों बॉडीज का मास क्या ले लेंगे, हम मासेस हम वही ले लेंगे, एक का m1 रखेंगे एक का m2 रखेंगे, और इनिशियल वेलोसिटीज क्या रखेंगे, u1 एंड u2 रखेंगे, और उसके बाद उनकी फाइनल वेलोसिटीज को क्या रखेंगे, v1 एंड v2 रखेंगे। आफ्टर दैट क्या करेंगे, स्टेजेस के साथ साथ हम क्या कर देंगे, रिलेशन निकालेंगे कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आपके पास देखिए अब मैं यहां पर लिख रहा हूं इलास्टिक
collision in one dimension, मतलब एक ही डायरेक्शन में इलास्टिक कोलिजन्स की बात हो रही है। तो सबसे पहले यहां पर एग्जांपल क्या दे देते हैं, यहां पर एक बॉडी यहां पर डाल रहा हूं, ये बॉल नंबर 1 ए m1 मास u1 वेलोसिटी, ये बॉल नंबर 2 बी m2 मास u2 वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, और यहां पर ये ड्यूरिंग कोलिजन पे आ गई ए बॉडी और ये बी बॉडी जो मैंने पहले बनाया था m1 m2, और ये आफ्टर कोलिजन के लिए ए बॉडी m1 v1 और ये आफ्टर कोलिजन के लिए बी बॉडी v2 और यहां पे m2। सबसे बड़ी बात तो ये है बच्चों कि ये u1 बड़ा होना चाहिए u2 से, तब जाके टक्कर पड़ेगी। u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, पहली कंडीशन। तो देखिए हमें मालूम है कि हमें एक्सप्रेशन निकालना है भाई, तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें कंजर्व होती हैं। हमारे पास मोमेंटम का भी लॉ कंजर्व है और काइनेटिक एनर्जी का भी, क्योंकि कौन सी कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन। तो यहां पर लिखूंगा मैं अप्लाइंग, एक्सप्रेशन निकाल रहा हूं, अप्लाइंग द लॉ ऑफ क्या अप्लाई कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ करते हैं। क्या होता है कंजर्वेशन का लॉ मोमेंटम, मतलब इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, मतलब बिफोर कोलिजन का जो आपके पास मोमेंटम होगा आफ्टर कोलिजन के मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। बिफोर कोलिजन पे मास ये है, आप जानते हैं मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, इसका मतलब m1 u1 प्लस m2 u2, यह आ जाएगा, यहां पे आएगा मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो देखिए बिफोर कोलिजन पे बॉडी m1 है, यहां पर लिख दूंगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये देखिए बहुत आसान है, मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम पहली बॉडी का, इनिशियल मोमेंटम दूसरी बॉडी का, फाइनल मोमेंटम फर्स्ट बॉडी, फाइनल मोमेंटम सेकंड बॉडी। अब यहां पर आपको क्या करना है, पहले बॉडीज को, सेम वाली बॉडीज को एक साइड लेके आ जाइए, मतलब m1 बॉल बॉडी एक साइड लेके आ जाइए। यहां पर आ जाएगा m1 u1 और इसको इधर लेके आ जाऊंगा तो यह आ जाएगा m1 v1, यह आ जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2। ये देखिए इसको उस साइड लेके गए, मतलब 1 वाली बॉडी एक साइड, 2 वाली बॉडी एक साइड। देखिए इसमें से m1 कॉमन आएगा, m1 u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 यहां पर v2 माइनस u2। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 प्लॉट करता हूं। और मैंने क्या बोला, मैंने अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिया है, अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर मैं लिखूंगा सेकंड वाली चीज है अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है, तो यहां पर m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, वो किसके बराबर होना चाहिए, हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। देखिए यहां पर भी आप जानते हैं 1/2 दोनों साइड है, इसको क्या कर देंगे आप, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास 1 वालों को एक साइड लेके आ जाइए। ठीक उसी तरीके से m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। ये देखिए इसको इस साइड ले आया और इसको इस साइड लेके चलेंगे। यहां से m1 को कॉमन कीजिए, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 को कॉमन कर देंगे, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बच्चों यहां पर मैंने जो इक्वेशंस लाई, मतलब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड जो मैंने दो इक्वेशंस लाए हैं उनको आपस में डिवाइड कर दीजिए, चाहे उसको इससे डिवाइड कीजिए चाहे इसको उससे डिवाइड कीजिए। तो थोड़ा सा यहां पे समझदारी से कीजिए, इसको अगर उससे डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा,
क्योंकि ये स्क्वायर वाली टर्म्स है, ये ऊपर जाके आपके पास एक स्टेप कम हो जाएगा। तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 by 1 वी गेट। इसको फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। देखिए m1 u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर u2 स्क्वायर। अब डिवाइडेड बाय, देखिए इसका फर्स्ट टर्म क्या है, m1 u1 माइनस v1 और डिवाइडेड बाय m2 v2 माइनस u2। देखिए बच्चों m1 और m1 कैंसिल, m2 और m2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर जाके क्या आ जाएगा, देखिए यहां पर आके आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको लिख सकता हूं u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1। बहुत सिंपल सी चीज है। और नीचे है u1 माइनस v1 और यहां पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2 डिवाइडेड बाय v2 माइनस u2। अब देखिए यहां पर ये और ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास बचेगा u1 प्लस v2 इक्वल्स टू v2 प्लस u2। यहां पर जाके आप क्या करेंगे कि अपने दोनों के दोनों साइड्स देख लीजिए, यहां पर भी वेलोसिटी वाली साइड है, यहां पर भी वेलोसिटी वाली साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए आपके पास ये फाइनल वेलोसिटीज है और ये इनिशियल वेलोसिटीज है। इनिशियल वालों को एक साइड ले लीजिए और फाइनल वालों को एक साइड ले लीजिए। इसको लिख सकते हैं u1 और माइनस u2 और यहां पर लिख सकते हैं v2 माइनस, यहां पर हमने कहीं पर एक चीज गलत लिख दी होगी। एग्जैक्टली यहां पर देखिए ये v2 नहीं आएगी तो v1 आएगा ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा v1। ये देखिए क्योंकि ये तो प्लस, ये देखिए v1 उस साइड चला जाएगा। अब यहां पर आना चाहिए u1 माइनस u2। ओके, ये चीज जैसे आ गई तो ध्यान दीजिएगा यहां पर ये चीज अपने आप से एक्सप्लेन कर रही है बहुत सारी जरूरी चीज। अब आप जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। रिलेटिव वेलोसिटी मींस दो वेलोसिटीज का जब हम रिलेशन निकालते हैं एक दूसरे के साथ, वो रिलेटिव वेलोसिटी होता है। तो यहां पर देखिए ये है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल। फर्स्ट बॉल में से सेकंड बॉल को माइनस किया जा रहा है तो उनके रिलेटिव वेलोसिटी निकल रही है ना। लेकिन क्या हो रहा है, अरे बच्चों ये वाली चीज जब इसके पास जाने की कोशिश कर रही है, क्या करने की कोशिश कर रही है, अंग्रेजी में, इंग्लिश में उसको बोला जाता है अप्रोच। अप्रोच। अब बोलिए दिस बॉल इज अप्रोचिंग टू दिस बॉल बाय दिस रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब इस रिलेटिव वेलोसिटी से ये बॉल इसको अप्रोच कर रहा है। क्या अप्रोच कर रहा है कि मैं तुझे टक्कर मारूंगा और इस वाली कंडीशन के पास पहुंचूंगा। इट मीन्स दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बच्चों ये अप्रोच देखिए, अगर ये बड़ा होगा तब जाके तो टक्कर पड़ पाएगी। अब बोलिए यहां पर आप सोच रहे होंगे v1 माइनस v2 होता, तो हो ही नहीं सकता बच्चों। बोलो जब अगर ये बॉडी इधर टकराएगी, अगर इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा होती तो फिर ये अलग थोड़ी हो पाते। छूटने के लिए क्या चाहिए, देखिए ये हाथ भी जा रहा है, ये हाथ भी जा रहा है। सपोज ये ऐसे आ रहा है और इसने इसको टक्कर मार दी, ये u1 है और ये u2 है। देखिए इससे टक्कर मार दी, u1 ज्यादा होना चाहिए u2 से, तब जाके टक्कर पड़ेगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। लेकिन सेपरेट होने के लिए टक्कर मारने वाले की वेलोसिटी कम हो जानी चाहिए और टक्कर खाने वाले की वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। कब सेपरेट होंगे, ये सेपरेट हो गया। बोलिए v2 ज्यादा होना चाहिए किससे, v1 से, इसीलिए v2 माइनस v1 आया है। तो इसको मैं लिख सकता हूं u1 माइनस u2 इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच, और इसको बोल सकता हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन। कौन सी आगे, v2 माइनस v1। तो बच्चों इसी चीज से आपके पास क्या निकल जाता है, इसी चीज से आपके पास बहुत फेमस टर्म निकलती है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और द कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस। देखिए यहां पर लिख रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन
और रेजिलियंस। तो मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपसे कोई पूछे, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस पूछे, तो एक ही चीज है, आप बोलेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ किस किस का रेशो, relative velocity of separation to the relative velocity of approach। relative velocity of approach और relative velocity of separation का अगर रेशो ले लिया जाए, मतलब ये उस साइड इसके डिवाइड कर दिया जाए, मतलब E इक्वल्स टू V2 माइनस V1 डिवाइड बाई U1 माइनस U2, तो तब जाके ये आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकलता है। तो ध्यान रखना, दिस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई का वैल्यू 1 होता है, किसके लिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए, और इसका वैल्यू 0 होता है, किसके लिए, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, ठीक है। और बाकी के जो कोलिजन्स होते हैं, मतलब ये वैल्यू हमेशा याद रख लेना, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1 एंड द मिनिमम वैल्यू इज 0। इसका मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं 0 से E से 1 तक, ठीक है। तो बहुत इजी है। अब देखिए, ये तो खाली मैं यहां तक पहुंचाया, लेकिन मैंने अब ये कहना है कि टक्कर लगने के बाद बॉडीज पे कितना कितना वेलोसिटी आता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और अगर हमें कैलकुलेट करना है, सपोज मेरे पास मारुति 800 है और किसी दूसरे वाले बंदे के पास भी मारुति 800 है, मतलब सेम गाड़ियां हो गई ना, तो अगर हमारी टक्कर लग जाती है तो बोलो टक्कर लगने के बाद मुझ पर कितना वेलोसिटी होगा और उस गाड़ी पर कितना वेलोसिटी होगा, अब उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, अब हम कैलकुलेट करेंगे उस चीज को कि हमारे पास V1 किसके बराबर आएगा। तो बच्चों, जो मैंने अभी लिखवाया है वो आप देख लीजिएगा, उस पे हम इक्वेशन को डालेंगे। अभी यहां से अब हमें V1 और V2 को कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 आप याद रख लीजिएगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, तो वो था m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, यही था मोमेंटम वाला। फिर इसमें से हमने क्या कर दिया था, यहां से भी आप निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप यहां से क्या कर सकते, देखिए ये वाला जो इक्वेशन था हमारा, यहां से आप या तो v1 निकालिए या तो v2 निकालिए, कोई एक चीज निकालिए। तो मैं यहां से अगर v2 को निकालने की कोशिश करूं तो किसके बराबर होगा, v2 इक्वल्स टू v1 प्लस u1 माइनस u2। देखिए v2 इक्वल्स टू, ये v1 इस साइड चलो, v1 प्लस u1 माइनस u2, इसको हम इसमें डाल देंगे, मतलब v1 v2 के बदले हम ये डालेंगे, बाकी सेम रखेंगे चीजें। तो किसके बराबर होगा, देखिए यहां से हम कर सकते हैं m1 u1 और वही चीज जो हमारे पास आया था माइनस m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2, ये मैंने डाल दिया, वही इक्वेशन डाल रहा हूं। और यहां पर m1 u1 माइनस v1 और यहां पर m2 v2 माइनस u2, ये तो हमने वही लिखा, इसकी साइड लेके आया और उसकी साइड लेके गया। देखिए अब v2 के बदले ये डाल दीजिए, किसके बराबर होगा, m1 u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 v2 के बदले डालूंगा v1 प्लस u1 माइनस u2 माइनस u2, ये मैंने u2 एक और भी डाल दिया। अब देखिए किसके बराबर हो जाएगा, m1 u1 माइनस v1 m2 v1, देखिए यहां पर ऐसे कर देते हैं क्योंकि v1 प्लस u1 माइनस ट्वाइस u2, ऊपर भी डाल सकते थे आप, उधर से भी जल्दी निकल जाता, कोई बात नहीं, यहां से भी निकलेगा। m1 u1 m1 v1 m2 v1
m2u1 ट्वाइस m2u2, एक ही बात है। देखिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, v1 दिख रहा, मतलब v1 वालों को एक साइड लेके जाओ, मुझे v1 चाहिए। अब ये वाली चीज अगर उठा के उस साइड लेके जाऊं तो क्या बन जाएगा बच्चों, देखो m1v1 प्लस m2v1, मतलब मैंने इसको इस साइड लिया इसके पास, इसका मतलब ये सारे के सारे इस साइड लाने पड़ेंगे। m1u1 माइनस m2u1 प्लस ट्वाइस m2u2। देखिए मैंने ये सारे के सारे उस साइड लेके गया। अब यहां पर क्या बनेगा, यहां पर मैं इन दोनों में से m1 को m1 प्लस m2 को कॉमन रख रहा हूं, और कॉमन नहीं v1 को कॉमन रख रहा हूं, अंदर ये बचेगा। अब देखिए यहां पर क्या करूंगा, यहां पर मेरे पास आ सकता है m1 u1, ओके u1 और u1 यहां पर कॉमन है, इसका मतलब m1 माइनस m2 कॉमन का, यहां पे u1 कॉमन और अंदर ये रहेगा प्लस ट्वाइस m2u2। अब मुझे v1 चाहिए, v1 इक्वल्स टू ये m2u2 उस साइड चला जाएगा, m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस ट्वाइस m2u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब ये इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं v2 इक्वल्स टू m1 माइनस v1 इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1, दिस प्लस ट्वाइस m2 u2 whole divided by again m1 plus m2. This is the formula for calculating the final velocity of first ball v1। ठीक है, अब इसी तरीके से यहां पर देखिए, इसमें से अगर आपने v2 निकाला, अगर आप इसमें से v1 निकालना चाहते तो क्या होता, v1 निकालना चाहते तो वो होता v2 माइनस u1 प्लस u2, और आप इसको डालते यहां पर इसी तरीके से तो आपके पास एक और फॉर्मूला आता। सॉरी, देखिए अब मैं क्या करता हूं, यहां से अगर इसको डालते तो दूसरा फॉर्मूला आ जाता, लेकिन हम उस फॉर्मूला को कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा। उसको कैलकुलेट करने से अच्छा है मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक सिखा दूं, जिसको ये याद हो जाए, ये v1 के लिए है तो आप v2 के लिए सिमिलरली इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, जहां पर m1 है वहां पर m2 प्लेस कर दीजिए, और जहां पर u1 है वहां पर u2 प्लेस कर दीजिए, आपके पास आंसर मिल जाएगा। मतलब m1 माइनस m2 है तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई, और नीचे तो आप देखें m1 के बजाय m2 प्लस में तो कोई प्रॉब्लम पड़ने वाली नहीं है, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, और यहां पर क्या लिख सकते हैं, u1 है और यहां पर क्या लिखेंगे u2 प्लस 2 के साथ कोई छेड़खानी नहीं, m2 के बजाय आप क्या डालेंगे m1, और u2 के बजाय आप क्या डालेंगे u1 डिवाइडेड बाई सेम एज इट इज m1 प्लस m2। देखिए ये दो फॉर्मूले आपके पास हो जाएंगे, दीज आर द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द फाइनल वेलोसिटीज। और देखिए अब जब दोनों के दोनों फॉर्मूला सिमिलरिटी, देखिए अगर v1 को आपको कैलकुलेट करना है तो बहुत इजी सा तरीका है, m1 जिसमें से m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई, दोनों जगह पे m1 प्लस m2 तो आ जाएगा, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस ट्वाइस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसी तरीके से ऊपर करेंगे आप v2 के लिए m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस ट्वाइस m1 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। देखिए ये फॉर्मूले आपके पास बहुत आसान है और ये आपको याद होने चाहिए। जैसे हमने फाइनल वेलोसिटीज को निकाला, फिर आता हमारे पास स्पेशल केसेस। देखिए स्पेशल केसेस क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द स्पेशल केसेस फॉर दीज टू। स्पेशल केस में सबसे पहला केस ये आ सकता है, स्पेशल केस नंबर 1, कि अगर दोनों बॉडीज जो हैं इस साइड से यहां पर स्विफ्ट हो, स्विफ्ट, और यहां पर भी स्विफ्ट हो, मतलब दोनों सेम गाड़ियां हैं, मतलब मासेस m1 और m2 जो है वो दोनों सेम हैं, मतलब सेम मासेस। तो हम यहां पर बोले इफ द टू बॉडीज हैविंग सेम
masses, that is m1 equals to m2 equals to m, और बराबर हो जाए तो क्या होगा। तो ये अब आपको समझने वाली बात है, बहुत इजी, बहुत इजी। देखिए बच्चों, इसमें डाल देते हैं m1 m2 के बदले m, तो देखिए v1 क्या हो जाएगा, देयरफॉर v1 इक्वल्स टू, इसके बदले भी m, इसके बदले भी m, m माइनस m डिवाइड बाई इसके बदले भी m प्लस m, क्योंकि दोनों के मासेस सेम है, इनटू u1 प्लस ट्वाइस m और आगे u2 डिवाइडेड बाई m प्लस m। ये देखिए ये तो जीरो हो जाएगा पूरा। यहां पे आ गया v1 इक्वल्स टू ट्वाइस m u2 डिवाइड बाई m और m ट्वाइस m, ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये u2 के बराबर आएगा। इसका मतलब v1 इक्वल्स टू u2। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज आपको पता लग रही होगी। देखिए ये तो कर दिया, अब v2 में डालिए, और v2 में क्या आएगा, v2 में डालेंगे तो देखो बच्चों इधर दोबारा से तो पूरा जीरो बनेगा ना भाई, आगे दोबारा से क्या आ जाएगा, ट्वाइस m अपॉन ट्वाइस m, तो ये आ जाएगा u1। इसका मतलब हमने देखा v2 इक्वल्स टू u1, मतलब इस गाड़ी की स्टार्टिंग वाली इनिशियल स्पीड u1 है और इसकी स्पीड है u2, और फाइनल स्पीड देखिए इसकी v1 है और इसकी v2 है, लेकिन इसने बोला v1 जो है u2 के बराबर हो जाएगा, v1 u2 के बराबर और v2 u1 के बराबर। इसका मतलब सपोज मेरे पास स्विफ्ट डिजायर है और आगे से कोई एक बंदा है उसके पास, और मेरी स्विफ्ट डिजायर की स्पीड है 60 किलोमीटर्स और उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर्स, और कोलिजन हो रहा है कैसा, इलास्टिकली। कंसीडरेशन है बच्चों, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। कैसा कोलिजन, इलास्टिक। तो टक्कर लगने के बाद मेरे पे 40 स्पीड आ जाएगी और उस पे कितनी चली जाएगी, 60, मतलब टक्कर लगने के बाद उस पर 60 स्पीड, उसकी गाड़ी पे 60 हो जाएगी और मेरी गाड़ी पे कितनी हो जाएगी, 40। इसका मतलब चेंज हुई ना, उसकी वाली स्पीड मुझे और मेरी वाली स्पीड उसको। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये पूछा जा रहा है, इफ द इलास्टिक कोलिजन इज टेकिंग प्लेस इन बिटवीन द टू कार्स हैविंग द सेम मास, इलास्टिक कोलिजन आ गया, दोनों का सेम मास आ गया, and the speed of one car is 70 kilometers per hour and the speed of second car is 20 kilometers per hour, what will be their final speeds? तो फाइनल स्पीड पहली वाले की 20 हो जाएगी, दूसरे वाले की 70 हो जाएगी। सिंपल इंटरचेंजिंग of the velocities will take place, ये होगा। अब देखिए पहला स्पेशल केस ये था, दूसरा स्पेशल केस क्या होगा, व्हाट विल बी द सेकंड स्पेशल केस। बहुत आसान सी चीजें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। देखिए अब सेकंड स्पेशल केस विल बी, अब ऐसा है कि दोनों स्विफ्ट डिजायर्स नहीं है, जो टक्कर लगने वाली बात है, जो टक्कर लगने वाला वो है जहां पर यहां से एक क्या है, गाड़ी है, और यहां पर जिसको टक्कर मारनी है वो बॉडी रेस्ट में है। ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज, इसका मतलब U2 किस में है बच्चों, स्टार्टिंग में, रेस्ट में। तो हम बोलेंगे इफ द टारगेट बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, दैट इज U2 इक्वल्स टू 0। रेस्ट में तभी जाके तो 0 होगी भाई। अब देखो मतलब हमने क्या करा, अब वो रेस्ट में क्या क्या होगा, इसके अंदर स्पेशल केसेस क्या होंगे वो अलग चीज है, पर पहले हम डालते हैं कि V1 क्या होगा, V2 क्या हो जाएगा, मतलब U2 0 डाला। तो देखो बच्चों इसमें U2 यहां पर है, तो V1 हो जाएगा M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U1, क्योंकि U2 तो 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और देखो यहां पर भी U2 0, ये तो ये पूरी 0 होगी, सिर्फ ये बचेगा। इसका मतलब V2 हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस M1 U1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ये तो एक जनरल फॉर्मूला है कि टक्कर बज रही है। अरे भाई पर टक्कर किसके साथ बज रही है वो डिपेंड करता है, या तो टक्कर बज, देखो हाँ मैं इधर से लेके जा रहा हूं, क्या लेके जाऊं अभी, चलो जी मैं यहां से लेके जाता हूं पल्सर 200 NS, ठीक है, बाइक लेके जा रहा हूं, और आगे क्या है जिसके साथ टक्कर बजेगी वो ट्रक है। इसका मतलब वहां पर ट्रक होगा तो मेरी बाइक के मास में उस ट्रक के मास में तो जमीन आसमान का फर्क है, मतलब ट्रक बहुत ज्यादा मास का है, या तो ऐसा हो सकता है,
या तो टक्कर लगने वाली चीज बहुत हैवी हो सकती है, या तो टक्कर लगने वाली चीज क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है, पल्सर 200 NS पल्सर 200 NS, या तो टक्कर लगने वाली चीज बहुत हल्की हो सकती है कि वहां पर एक साइकिल पड़ी हुई है। तो क्या करेंगे आप वहां पर ऐसी कंडीशन करेंगे, इसके सब केसेस। पहला केस, इफ द टारगेट इज ऑफ हैवी मास मतलब बहुत बड़ा, देन M1 इज लेस देन M2। अरे भाई M1 तो छोटा हो जाएगा ना, M2 बहुत हो जाएगा, एंड M1 कैन बी नेग्लेक्टेड। बच्चों ये स्पेशल केस है, एग्जैक्ट वैल्यू यही फॉर्मूले देंगे, ये और ये वाला। ये फॉर्मूले तो उसलिए कि जब कभी जैसे आपको ऐसा बोला जाए कि आपका बॉडी M1 का मास है 5 kg और जिसको टक्कर मारने उसका मास है 5000 kg, तो आप क्या करोगे, आप नेग्लेक्ट कर दोगे ना 5 kg को। तो बोलिए इस फॉर्मूले में आप क्या नेग्लेक्ट करने वाले हैं, M1 को नेग्लेक्ट करने वाले, मतलब M1 को 0 डालेंगे। तो बोले V1 किसके बराबर हो जाएगा, M2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू U1। तो देखिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा V1 इक्वल्स टू माइनस U1। ये वाला केस आ गया। अब V2 किसके बराबर जाएगा, आप M1 को 0 कर देते तो ये V2 टोटल 0 हो जाएगा, इसका मतलब V2 किसके बराबर आ गया, 0। अरे भाई सिंपल सी बात है, मैं बाइक को लेके ट्रक को टक्कर मारने जाऊंगा तो क्या होगा, ट्रक को टक्कर पड़ने के बाद मेरी बाइक वापस आ जाएगी, तो इसीलिए तो नेगेटिव वेलोसिटी आ गई। और क्या आपका ट्रक हिलेगा, नहीं, ट्रक तो वहां का वेलोसिटी 2 इक्वल्स टू 0। देखिए ये एक स्पेशल केस आ गया। अब दूसरा यहां पर क्या करने वाला हूं, दूसरा स्पेशल केस डालूंगा कि अगर सेम साइज की बॉडीज हैं इसके अंदर का, इफ M1 इक्वल्स टू M2 इक्वल्स टू M, अगर ये बराबर है तो डालिए बराबर, और ये बराबर हो जाए तो इसका मतलब V1 इक्वल्स टू M1 माइनस M2, देखिए यहां पे 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब सीधे 0, V1 0। और यहां पे देख लीजिए, यहां पर V2 किसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा ट्वाइस M U1 और ये ट्वाइस M, ये देखिए V2 इक्वल्स टू U1। मतलब अगर पल्सर 200 NS किसी पल्सर 200 NS जो रेस्ट में थी उसको टक्कर मार रही है तो मेरी वाली वहां पे रुक जाएगी और जो रेस्ट में थी वो चली जाएगी मेरी स्पीड से। देखिए थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड सब केस, भारी बराबर और हल्का, इफ द टारगेट इज वेरी लाइट, वेरी लो मास का लिख दीजिए, बहुत छोटा। अब बोले क्या हो जाएगा, M1 बहुत बड़ा हो जाएगा M2 से, M2 इज नेग्लेक्टेड। डालिए M2 को 0 कर देंगे, बोलिए ये क्या हो जाएगा, V1 इक्वल्स टू, इसको 0 कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, M1 अपॉन M1 इंटू U1, इसका मतलब V1 आपके पास U1 के बराबर हो जाएगा। मतलब टक्कर लगने पर देखो कभी कभी ऐसा होता है कि आगे कोई ऐसी हल्की सी चीज से टक्कर लग जाए तो हमारी वेलोसिटी पे फर्क नहीं पड़ता। देखिए V1 किसके बराबर हो जाती है, U1 के बराबर हो जाती है। और V2 देखिए V2 इक्वल्स टू, यहां पर भी आपको किसको नेग्लेक्ट करना है, M2 को नेग्लेक्ट कर देना है, ये 0 करना है। देखिए अगर इसको 0 कर देंगे ट्वाइस M1 डिवाइड बाई इसके बराबर, तो देखिए V2 इक्वल्स टू ये आ जाएगा ट्वाइस M डिवाइड बाई M1 डिवाइडेड बाई M1 इंटू U1, M1 और M1 कैंसिल हो जाएगा, V2 इक्वल्स टू ट्वाइस U1, दुगनी हो जाएगी। देखिए क्योंकि वो लाइट बॉडी थी। तो ये था कोलिजन्स का स्टार्टिंग और कोलिजन का पहला, इलास्टिक कोलिजन्स का कंक्लूजन, कि कैसे हमारे पास फॉर्मूले कैलकुलेट करते हैं हम। तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आई होंगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।